स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका का क्या कार्य होता है, कोशिका कितने प्रकार की हो सकती है और किस संरचना को हम कोशिका कहेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम क्या है सेल की स्टडी कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी प्लस एलाइड जो ब्रांचेज होती हैं, चाहे उसमें सेल फिजिक्स हो, मैकेनिक्स हो, है ना, बायोकेमिस्ट्री हो, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। तो ये दो बेसिक टर्म है, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी का एक ब्रॉड जो रूप कह सकते हैं हम, वो क्या है, हमारा सेल बायोलॉजी है। तो उसके अंतर्गत हम क्या है, कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है, सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में क्या है, सबसे पहले सेल की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और उन्होंने उसको सेला जो टर्म है वो प्रोवाइड की थी, ठीक है, जिसको सेल कहा गया। इसका मतलब क्या होता है, होलो स्पेस, लैटिन वर्ड है खाली स्थान या खाली कोष्ठक, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का नाम दिया। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या है, कॉर्क सेल दी। कॉर्क के अंदर क्या है, कॉर्क सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उन्होंने इस तरीके के कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को देखा। बेसिकली उन्होंने जिस सेल को देखा था वो क्या है, डेड सेल थी, क्योंकि उसमें ना तो केंद्रक, ना ही कोई कोशिकांग, ना ही कोशिका द्रव्य, कोई भी चीज उसमें उपस्थित नहीं थी। और अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो सारे उन्होंने, एक बुक थी जिसको हम कहते, नाम है उसका माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया को 1665 में क्या है, उन्होंने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, और उसी में ही क्या है, उन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में लिखा था। उन्होंने इसको सेला, सेलुली, है ना, टर्म प्रोवाइड की थी, जिसका मीन्स होता है होलो स्पेस। बाद में उसको हमने क्या है, सेल कहा। तो जो कॉर्क सेल होती है, कॉर्क क्या है, डेड टिश्यू होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मेशन क्या है, कॉर्क कैम्बियम के थ्रू होता है, सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति होती है। तो उन्होंने बेसिकली क्या है, सेल वॉल से घिरी हुई संरचना को देखा, जिसमें क्या है, कोशिका का कोई भी घटक उपस्थित नहीं था। तो जो सेल की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। अब बात आई कि जो लिविंग सेल है वो सबसे पहले किसने देखी। इसके बाद साइंटिस्ट थे ल्यूवेनॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक। उन्होंने क्या है, फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। किस तरीके से ऑब्जर्व की, देखो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने भी क्या है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए खुद का क्या है, एक माइक्रोस्कोप, उसका माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके थ्रू उसने क्या, सेल को ऑब्जर्व किया। उसी तरीके से क्या है, उससे अच्छी पावर का क्या है, जो माइक्रोस्कोप था वो बनाया ल्यूवेनहॉक ने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया। और उन्होंने क्या है, जो लिविंग सेल है उनको ऑब्जर्व किया। जैसे उन्होंने बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजुआ, स्पर्म्स, इनको देखा। और उन्होंने इसके लिए जो टर्म प्रोवाइड की थी वो थी एनिमलक्यूल। इन्होंने क्या कहा, ल्यूवेनहॉक ने उनको एनिमलक्यूल। ये सारे क्या है, लिविंग पार्ट, वो सेल्स थे। जो लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। जब कोशिका की खोज हो गई और ये ज्ञात हो गया कि सजीवों की जो
स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न जीवों के, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उनकी क्या है संरचना का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की कोशिका की संरचना, आकार, आकृति के बारे में पता लगाया। तो कुछ इससे रिलेटेड जनरल डिस्कशन है वो देख लेते हैं। जो सबसे छोटी कोशिका थी वो छोटी कोशिका थी हमारी PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो क्या है बेसिकली माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल थी। अब बात करें सबसे बड़ी सेल की, क्या ये कहें लॉन्गेस्ट सेल। एनिमल किंगडम की या एंटायर बायोलॉजिकल किंगडम की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है न्यूरॉन, जो लगभग 1 मीटर उसकी क्या होती है लेंथ। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये क्या है, ना केवल एनिमल किंगडम की बल्कि एंटायर बायोलॉजिकल किंगडम की क्या है सबसे लंबी और बड़ी कोशिका है। अब बात करें प्लांट की, तो प्लांट की जो सबसे लंबी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो रेमी फाइबर्स होते हैं। ये रेमी फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं और डेड होते हैं, रणोतिक तंतु होते हैं और ये मृत होते हैं। तो ये है तो सबसे लंबी, लगभग इनकी लंबाई होती है 55 सेंटीमीटर के लगभग, लेकिन ये क्या है डेड है। तो लिविंग सेल की बात करें प्लांट किंगडम की, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है और जो जीवित होती है वो होती है एसिटाबुलेरिया। ये लगभग इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की लगभग होती है। तो ये क्या है, ये छोटे क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशंस में और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनको क्या है पूछ लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए, अगर आपसे पूछे संपूर्ण जीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो वो न्यूरॉन है, और आपसे स्पेसिफाई करके वो प्लांट की बात करे तो रेमी फाइबर्स हैं, और उसमें भी स्पेसिफाई करके वो क्या बोलता है कि लिविंग सेल कौन सी है तो वो क्या है, आंसर होगा एसिटाबुलेरिया। अब बात करें ये क्या है, सेल्स के बारे में कुछ डेटा थे जो कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, स्लीडन और स्वान। स्लीडन और जो स्वान थे ये दोनों बॉटनिस्ट एवं जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने क्या है अब तक जो कोशिका विज्ञान में, यानी इनसे पहले इन्होंने क्या है 1838 और 1839 में क्या है सेल थ्योरी प्रपोज की थी। तो इससे पहले जितने भी क्या है सेल से रिलेटेड डिस्कवरी या उसके बारे में जो तथ्य दिए गए उनको क्या है इन्होंने मिलके इकट्ठा करके एक तरीके से क्या है एक थ्योरी प्रतिपादित की। तो उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या है निर्मित होती है विभाजन के फलस्वरूप, और उन्होंने टर्म दी, एक स्टेटमेंट बोला ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से क्या होती है ओरिजिनेट होती है, यानी पूर्ववर्ती कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका का क्या करती है निर्माण करती है। बाद में नगेली और रुडोल्फ विर्चो ने क्या है जो सेल थ्योरी है उसको नए रूप में प्रस्तुत किया। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो बिना कोशिका के बना होगा, यानी कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं होगा। कोशिका जो भी कोशिका है, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति या जो कहो नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। जो स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। कौन सा, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी ईच सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर बात आई
सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से तात्पर्य यानी ऐसी संगठक इकाई जिससे मिलकर क्या है? कोष, सजीव का निर्माण हो। अगर वो सजीव एक कोष की है तो एक सिंगल जो सेल होगी वो ही उसकी क्या है? एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। और अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल ही होगी। यानी उन्हीं सेलों के रिपीटेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। फंक्शनल यूनिट से मीन्स ये है कि उस लिविंग बीइंग के द्वारा जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, जितनी भी एक्टिविटी शो की जाएंगी, वो सारी एक्टिविटीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? सेल। तो जो सेल क्या हुई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुई किसकी? ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों की। कोशिका में जीवों के क्या है? आनुवांशिक गुण, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होगी? सेल में होगी। क्योंकि आपको पता है कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है और केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए मिलते हैं। जो डीएनए और आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? संचित होती है, उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर सजीव के द्वारा विभिन्न क्रियाएं एवं विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है? ट्रांसफर होती है। तो कोशिका में क्या है? सजीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो भी मैंने रिपीट किया कि क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाएगी? सेल के थ्रू ही जाएगी। तो ये क्या है? कुछ तथ्य थे जो क्या है? सेल थ्योरी में सम्मिलित थे। अब बात आती है कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन पर क्या है? सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, जैसे वायरस। वायरस के बारे में विषाणु आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है? ऐसी संरचना है जो क्या है? अगर किसी सजीव से बाहर स्थित है तो ये क्या है? निर्जीव की तरह बिहेव करेगा, नॉन लिविंग की तरह। और अगर ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर है तो ये क्या है? लिविंग की तरह बिहेव करेगा। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कंडीशन है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। कभी भी दोनों आनुवंशिक पदार्थ एक साथ नहीं मिलते, दोनों में से एक मिलेगा। तीसरी चीज, जितने भी ये फंक्शन है अपने, वो सारी जो मशीनरी होती है वो इसके अंदर होती नहीं। कोशिका के अन्य घटक जैसे कोशिका द्रव्य, कोशिकांग जितने भी वो अनुपस्थित होते हैं। और ये क्या है? अपने इन कार्यों को करने के लिए किस पर? दूसरे सजीव पर क्या होता है? निर्भर रहता है। क्योंकि देखो इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती। विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिका आवश्यक होती है, क्योंकि जो भी रेप्लिकेशन के लिए या प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एंजाइम और सेल ऑर्गेनल्स रिक्वायर्ड होंगे वो इसके पास तो है नहीं। तो ये क्या है? जिस दूसरी कोशिका में सजीव में जाएगा उसी की मशीनरी का यूज करते हुए इन कामों को करेगा। ना इसमें प्लाज्मा झिल्ली होगी, ना कोई कोशिका द्रव्य होगा, ना कोई इसमें एंजाइम होगा। कोई भी सेलुलर जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, वो इसमें क्या है? नहीं होंगे। केवल क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड मिलेगा जो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिलते। तो जो सेल थ्योरी का क्या है? जो अपवाद है वो क्या है? वायरस। तो ये सेल के बारे में क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेल के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे।